तो आज अपन कर रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का आरटीपी जो कि रिलीज़ हुआ है जनवरी 25 वालों के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, एमसीक्यू डायरेक्ट पढ़ लो, फिर आप केस स्टडी पढ़ो तो आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन डेट एबीसी लिमिटेड फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ended on 31st March 2024 and it was incorporated on 1st January 2023. What is the latest date by which ABC Limited must hold its first AGM? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं तो इसका क्या होगा आंसर, फर्स्ट AGM विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द ईयर एंडेड कंडक्ट करनी होती है, यानी कि 31 मार्च के बाद जो भी 9 मंथ है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च को। अब यहाँ से आपको 9 मंथ काउंट करने, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा आंसर बी 31 दिसंबर 2024। कानून क्या है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च। अब यहाँ से 9 मंथ काउंट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये टोटली लॉ पर बेस है जो आपको पता होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको केस स्टडी में नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है, सपोज एबीसी लिमिटेड होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 15 दिसंबर 2024, बाय व्हेन मस्ट इट होल्ड इट्स सब्सिक्वेंट एजीएम टू रिमेन कंप्लीट। यानी कि आपको विद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए लिखा हुआ है आपको विद इन 6 मंथ्स आपको कंडक्ट करनी होती है, ठीक है। तो आपका ईयर एंड हो गया 31 मार्च को, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। सब्सिक्वेंट एजीएम है, पहला वाला केस फर्स्ट एजीएम का था। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 डज एबीसी लिमिटेड need to prepare consolidated financial statements to present at the AGM। यानी कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या कंपनी को CFS बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको केस स्टडी देखनी पड़ेगी एक बार। तो अपन आ जाते हैं एक बार केस स्टडी पर। तो ये अपन देख लेते हैं, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है, ठीक है। द कंपनी एज अ होली ऑन सब्सिडरी XYZ लिमिटेड। तो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड एज अ 30% स्टेक इन एन एसोसिएट कंपनी, ठीक है। MNO लिमिटेड प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी पर, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है क्या कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो इसका आंसर होगा यस होगा आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रूल है, अगर कंपनी का सब्सिडरी होगा तो उसके लिए कंपनी को बनाने पड़ेंगे CFS। यस, बिकॉज इट हैज़ वन ओनली ओन्ड सब्सिडरी एंड एन एसोसिएट कंपनी, ठीक है। इसका मैं बाद में आपको डिटेल में रूल्स भी बता दूंगा। तो मैं आपको एक बार इसका डिटेल में रूल बता देता हूँ क्या है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट में मैं निकाल लेता हूँ इसका रूल्स। तो इसके लिए अपने पास है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि CFS इज मैंडेटरी फॉर होल्डिंग कंपनीज विद सब्सिडरीज एंड कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटिटीज़। इनके लिए CFS मैंडेटरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, पहला है होल्डिंग कंपनी, दूसरा है कंपनीज विद सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स, और तीसरा है कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटिटीज़। तो आ जाते हैं अपन वापस केस स्टडी पर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड में इसमें लिखा हुआ है डस एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड कौन है, इधर अपन देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है, और इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। कंपनीज विद सब्सिडरीज नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी एक सब्सिडरी है XYZ
तो इसलिए इसको CFS बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मस्ट ABC लिमिटेड एंश्योर टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूविंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल एट द AGM। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। पहला, द रेजोल्यूशन मस्ट हैव मोर देन 50% ऑफ वोट्स इन फेवर। तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का केस है। बी पॉइंट, द रेजोल्यूशन मस्ट बी स्टेटेड एज स्पेशल इन द नोटिस एंड वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो ये रहा स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो रूल है वो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशंस वुड ABC लिमिटेड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम Under what conditions would ABC Limited be exempt from preparing consolidated financial statements? यानी कि यहाँ exemption की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। If ABC Limited is a wholly owned subsidiary, all members agree in writing to the exemption and proof of delivery of this intimation is available, ठीक है। इसका भी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज को एग्जेम्प्ट होती है CFS बनाने से, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास आंसर है ये रहा, कौन कौन सी कंपनीज CFS प्रिपरेशन के लिए एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। पहला, स्मॉल कंपनीज, OPC, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये रहा। इसमें फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल है, होल्डिंग कंपनी फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगर होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर देती है तो सब्सिडरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपन आ जाते हैं वापस के स्टडी पर। तो इसमें बोला हुआ ABC लिमिटेड एग्जेम्प्ट कब होगी, ठीक है, जब ABC लिमिटेड सब्सिडरी होगी, ठीक है। अगर सब्सिडरी होगी, ठीक है, तो इसका होल्डिंग कंपनी फाइल कर देगी CFS, इसलिए ABC लिमिटेड को CFS अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए। सिक्स्थ MCQ आपसे बोल रहा है, XYZ लिमिटेड इज अ कंसल्टिंग फर्म वेयर 4 पार्टनर्स A, B, C and D आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस। पार्टनर B विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो 4 पार्टनर है A, B, C and D। पार्टनर B ने क्या करा, उसने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मिस्टर P फॉर अ हाई वैल्यू। मिस्टर P के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और बाद में पता चला कि पार्टनर B के पास अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। XYZ LLP has no history of involvement in procurement. Mr. B, who is an experienced, was aware that partner B was not authorized. यानी कि जो मिस्टर बी यानी कि पार्टनर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा मिस्टर बी के साथ, मिस्टर बी को ऑलरेडी अवेयर था कि मिस्टर पार्टनर बी अवेलेबल, यानी कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है पार्टनर बी के पास। तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें नॉट बाउंड हो जाएगा, क्योंकि LLP क्यों बाउंड होगी, XYZ LLP इज नॉट बाउंड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस पार्टनर बी लैक्ड अथॉरिटी एंड मिस्टर पी न्यू ऑफ दिस लैक ऑफ अथॉरिटी, यानी कि मिस्टर बी को पहले से ही पता था कि पार्टनर बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी किया तो इसलिए फॉर्म बाउंड नहीं होगी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला हुआ है, ABC LLP was incorporated with 2 partners, Mr. Raj and Mrs. Rani. Due to certain differences, Mrs. Rani resigned from the LLP on 1st January 24, leaving Mr. Raj as the sole partner. Mr. Raj continued running business without admitting new partner on 1st August. यानी कि 1 जनवरी से अभी देखते हैं 1st अगस्त को क्या हुआ, incurred a debt of ₹5 lakh from a vendor. तो अब यहाँ पूछा हुआ है विच ऑफ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स मिस्टर राज लायबिलिटी इन दिस सिचुएशन, यानी कि मिस्टर राज की कितनी लायबिलिटी है। पहला, तो इसका आंसर होगा मिस्टर राज विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है, फॉर द 5 लाख डेप्ट। क्यों, क्योंकि वो सोल पार्टनर है LLP के फॉर मोर देन 6 months, ठीक है। इसमें मिस्टर राज की गलती है, इसलिए वो पर्सनली लायबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि विद इन 6 months अगर उन्होंने नया पार्टनर एडमिट कर लिया होता तो
पूरा LLP लायबल होती, पर 6 मंथ्स हो गए थे और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद अगर कोई लायबिलिटी आती है यानी कि डेप्ट आता है तो उसके लिए सिर्फ मिस्टर राज ही लायबल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 8th। मिस्टर अमित, अ चार्टेड अकाउंटेंट, इज द अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ ग्रे लिमिटेड। मिसेज अनीता, मिस्टर अमित्स वाइफ, ठीक है, हु रिसेंटली एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स विद द ग्रे लिमिटेड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। यानी कि मिस्टर अमित वाइफ के पास है 1 लाख रुपये के शेयर्स, तो क्या मिस्टर अमित एलिजिबल है क्या, ये पूछ रहा है। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। मिस्टर अमित एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज द ऑडिटर सिंस द शेयर्स हेल्ड डू नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर रूल्स 2014। तो इसके लिए लिमिट कितना है, अगर मोर देन 1 लाख होता तो ऑडिटर मिस्टर अमित डिस्क्वालीफाई हो जाता, पर ये विद इन 1 लाख है, ठीक है। अगर 1 लाख से ज़्यादा होता तो डिस्क्वालीफाई होता। 9th पे आ जाते हैं XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी विद 51% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर मोर देन 50% अगर गवर्नमेंट के पास है तो ये हो जाएगी पब्लिक कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। एंड 49% बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स XYZ सीक्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो इस गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा, CAG अपॉइंट करता है ऑडिटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। X purchased a car from Y believing that Y was a legitimate owner. Although X paid the full purchase price and took possession, he did not check the RC registration certificate. उसने चेक नहीं करा, ठीक है। X को चेक करना चाहिए था क्योंकि उसने परचेज करा Y से, ठीक है। तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से क्या होता है, ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि वो ऑनर है या नहीं। बाद में पता चला वाई ऑनर नहीं था और कार चोरी की थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड फेथ एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। आपको बताना है वैलिडिटी ऑफ एक्स ओनरशिप क्लेम ओवर द कार। तो इसका आंसर होगा बी, X does not hold valid ownership because his purchase was made without due care and attention even though acted honestly। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि गुड फेथ के अंदर इंक्लूड होता है विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। या X ने देखा ही नहीं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, तो इसके लिए इसलिए इसका आंसर होगा X डज नॉट होल्ड वैलिड ओनरशिप, ठीक है। तो X यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये अपने MCQ कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। ओके।